आज हम लोग चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण। तो ये जो हम लोग वीडियो डाल रहे हैं वो एक तरीके से मास्टर वीडियो समझिए कि एक ही वीडियो में प्रत्येक चैप्टर का पूरा आपको ओवरव्यू मिल जाता है। उसके बाद में एक्सरसाइज वाला जो काम है वो आप लोग करते रहिएगा, उस पर भी कार्य किया जाएगा, लेकिन वो थोड़ा इसके बाद में थोड़ा चैप्टर हो जाने दो, उसके बाद में 1 बाय 1 एक्सरसाइज निकाली जाएगी। तो द्विघात समीकरण समझिए। द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म है, जो व्यापक रूप होता है, वो क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ये है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में दो घात समीकरण में ये जो पाद है, जो इसका व्यापक रूप है, वो क्या है? ax² + bx + c। ये द्विघात समीकरण है। अगर हम लोग चर्चा करें कि त्रिघात समीकरण, तो त्रिघात समीकरण जो है वो कैसे लिखा जाएगा? ax³ + bx² + cx + d = 0। ये क्या है? त्रिघात समीकरण। अगर यही चार घात की बात की जाए तो चार घात समीकरण कैसी होगी? ax⁴ + bx³ + cx² + dx। तो ये हमारी द्विघात समीकरण है। ये त्रिघात समीकरण है। ये चार घाती समीकरण है या चतुर्थ घाती समीकरण है। तो यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा तो की है त्रिघात और चतुर्घात। ये आपके सिलेबस में नहीं ये है और नहीं, मतलब त्रिघाती और चतुर्घाती है, लेकिन फिर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा जो है आपका माइंड जो है वो बढ़िया सोचेगा। द्विघात समीकरण है तो इसका मॉडल देखिए, ये है ax² + bx + c। यहाँ पर x क्या है? चर राशि है, और यहाँ पर x की पावर कितनी है? 2, मैक्सिमम पावर। तो अगर ये समीकरण जो है जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि जो x के मान आएंगे वो आएंगे 2। x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। अगर त्रिघाती समीकरण है तो इसमें कितने आएंगे? 3, और इसमें कितने आएंगे? 4। मतलब ये जो समीकरण है, अगर उसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो x की वैल्यू जो है 2 आएगी। अगर 3 है तो 3 आएगी, और 4 है तो 4। यहां पर है क्या कि हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, कहने का मतलब क्या है? x की वैल्यू 2 आएगी, इसका मतलब क्या है? जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तब हमको 2 वैल्यू प्राप्त। दो जो वैल्यू है, जो x के मान है, इन्हीं को हम लोग ये भी कह लेते हैं कि इसके 2 मूल होंगे। क्या होंगे? 2 मूल होंगे। इसमें कितने होंगे? 3 मूल होंगे, और इसमें कितने होंगे? 4 मूल होंगे। अब यहां पर जो मूल होते हैं तो वो मूलों का स्पेसिफिक नाम है, मतलब मूलों को क्या कहा जाएगा? अल्फा और बीटा। 3 अगर मूल होंगे तो उनका नामकरण क्या होगा? अल्फा, बीटा और गामा। 4 मूल है तो क्या होगा? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। मतलब ये फिक्स है, इन्हीं का नाम लेना है। तो यहां पर मूल अगर बात आती है तो मूल कितने होंगे? 2 मूल होंगे। x की वैल्यू कितनी होंगी? वो 2 होंगी द्विघात समीकरण। इसी प्रकार से क्रमशः त्रिघात के लिए 3 मूल होंगे और 3 वैल्यू होंगी x की, ऐसे ही उसमें। तो यहां पर जो x की वैल्यू है या x के जो मूल है, तो मूलों से रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे कि उसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, उसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व का मतलब क्या है कि उनके मूलों को हम लोग ज्ञात कर पाएंगे कि नहीं ज्ञात कर पाएंगे, उनका अस्तित्व है कि नहीं है, तो कि वो वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं, कि परिमेय हैं, अपरिमेय हैं। तो इन सब पर हम लोगों को चर्चा करनी है कि द्विघात समीकरण, हमने पहले भी बताया कि यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना क्या है? द्विघात समीकरण। ये नहीं पढ़ना है, ये केवल हम लोगों ने एक्स्ट्रा बात की है। तो यहाँ पर द्विघात जो
समीकरण है तो उसका मॉडल देखिए क्या, ax² + bx + c बराबर 0। कहने का मतलब क्या है कि अगर द्विघात समीकरण में x की पावर 2 नहीं है तो उसको हम लोग जो है द्विघात समीकरण नहीं है। कहने का अर्थ फिर समझिए कि अगर कोई समीकरण है उसमें मैक्सिमम पावर 2 नहीं है तो हम लोग उसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। जैसे सपोज करिए आप, हम लोग ये लिखें कहिए द्विघात समीकरण है तो ये द्विघात समीकरण नहीं। द्विघात समीकरण के लिए x पावर 2 होना मस्ट है, कंपल्सरी है अगर द्विघात समीकरण है तो। जैसे आप ये मान के चलिएगा कि ऐसे कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति तभी कहा जाएगा जब तक उसके अंदर जान। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिया है और ये व्यक्ति में मान लिया उसके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तब भी चलेगा, लेकिन क्या है जब तक अगर जान है तब तक वो व्यक्ति है। व्यक्ति में जान नहीं है तो फिर वो डेड बॉडी हो, उसका कोई मतलब नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है कि x पावर 2 जो है मैक्सिमम होना उसकी जान के बराबर है। ये नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। हाँ ये है कि अगर मान लिया ये सभी पद मिलते हैं, मतलब x² भी मिले और x भी मिले और कांस्टेंट भी मिले, तो ये द्विघात समीकरण हमारी आदर्श कंडीशन है, फुल। और अगर इसमें से कुछ मान लिया पद गायब है लेकिन x पावर 2 जरूर हो तो वो द्विघात तो समीकरण होगी, लेकिन ये मान के चलिएगा वो विकलांग द्विघात समीकरण होगी, वो आदर्श कंडीशन में नहीं है, वो परफेक्ट स्टेज में नहीं है। तो यहाँ पर अगर फिर हम लोग चर्चा करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो द्विघात समीकरण है तो उसमें क्या है, ax² + bx + c बराबर 0। तो यहाँ द्विघात समीकरण में जो यहाँ पर a है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, a को, a क्या है, x² का गुणांक है। क्या है, x² का गुणांक। जो b है इसको हम लोग क्या कहेंगे, x का गुणांक है। और c क्या है, हमारी अचर राशि है। क्या है, अचर राशि। तो यहाँ पर हम लोगों को समझना है क्योंकि आगे यूज होगा, इनका पूछा जाएगा या a और b, मतलब ये इसकी व्यापक फॉर्म है तो a b c हमारे दिमाग में होना चाहिए। कोई कहे कि ये इक्वेशन लिखिए 2x² - 3x + 4 बराबर 0, तो वो डायरेक्ट में ये कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि बताइए इसमें a का मान कितना। तो a का मान क्या होगा, x² का गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणा करने वाला अंक। अब गुणा करने वाला अंक यहाँ पर कितना है, 2 है, तो a बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। b के विषय में अगर कोई पूछता है तो b क्या होगा, x का गुणा, x को गुणा करने वाला अंक कहिए, या कहिए x छोड़कर जितना है वो हमारा क्या होगा, b होगा। b कितना हो जाएगा, -3 होगा। ऐसा नहीं है कि आप चिन्ह पर ध्यान नहीं देंगे, चिन्ह की वैल्यूएशन है, चिन्ह आप लेके चलेंगे। यहाँ पर हमने +2 नहीं लिखा क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता है, इसलिए हमने केवल क्या लिखा है, 2। और c का मान कितना होगा, 4। तो यहाँ पर a b c की वैल्यू कितनी है उसकी हम लोग इस द्विघात समीकरण के साथ में तुलना करने के उपरांत ही प्राप्त करेंगे। बाय द वे मान लिया ऐसे लिख दिया जाए x² + 1 बराबर 0। कोई पूछे इसमें a क्या है तो हम लोग जान रहे हैं a क्या होता है, x² का गुणा। इसका मतलब a बराबर 1। अब b पूछ रहा है, b क्या है, x का गुणांक। x है ही नहीं तो इसका मतलब जब x है ही नहीं तो इसका गुणांक क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं को गणितीय भाषा में हम लोग क्या यूज करते हैं, 0 यूज करते हैं। c की वैल्यू कितनी होगी, अचर पर, c बराबर। तो a b c आपका क्लियर होना चाहिए, a क्या है और b क्या है, c क्या है। द्विघात समीकरण के परिप्रेक्ष्य में जब भी कोई पूछे कि a क्या होता है तो आपको तुरंत बताना है x² का गुणांक, b क्या होता है, x का गुणांक, c क्या होता है, अचर। ये द्विघात। एक्सरसाइज में कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं जिनमें कहा जाता है कि बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो उसको हम लोग इसी कसौटी पर जो है देखेंगे कि इस कसौटी पर वो खरा उतर रही है समीकरण की नहीं। अगर इस पे खरी नहीं उतर रही है तो इसका मतलब वो द्विघात समीकरण नहीं होगी।
जैसे मान लिया कोई लिख देता है कि x + 1 अपान x बराबर 4, ऐसे लिख दिया। इसे पूछा बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो देखने से तो हमको नहीं लग रहा है द्विघात समीकरण, लेकिन यहीं पर हम लोग अगर क्लियर कर दें कि ये द्विघात समीकरण नहीं है तो ये गलत होगा। पहले उसको आप सॉल्व करिए, देखिए तो यहाँ पर अपान 1 होगा और इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 1 बराबर 4x, इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा -3x + 1 बराबर 0। तो ये क्या है, इसमें हम लोग अब चेक करेंगे कि x² है कि नहीं। x² हमने बताया x² होना मस्ट है, वो भी मैक्सिमम पावर, इसमें मैक्सिमम पावर में होना चाहिए। तो यहाँ पर x² नहीं है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं। अब अगर आप कहें कि ऐसे लिख दिया जाए x³ + 2x² + 4x + 4 बराबर 0, तो इसको पूछा जाए द्विघात समीकरण है कि नहीं, और आपने टेस्ट किया, आपने कहा x पावर 2 है, इसका मतलब द्विघात समीकरण हो कि नहीं, ये नहीं है। कंडीशन क्या है कि इस समीकरण में मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, जबकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, कितनी है त्रिघातीय समीकरण है। इसीलिए हमने यहाँ पे चर्चा की ये त्रिघात समीकरण है और ये चतुर्थघातीय समीकरण है। तो यहाँ पर नंबर 1 पर हम लोगों को ये कंफर्म होना चाहिए कि ये हमारी द्विघात समीकरण है या नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आप द्विघात समीकरण को जरूर टेस्ट कर लेंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। अब आगे हम लोग चलते हैं। द्विघात समीकरण के बाद में हमने बताया था कि जब हम लोग ये क्लियर कर लिए कि हमारी ये द्विघात समीकरण है, तो अब हम आते हैं x की वैल्यू पर। अब x की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो कोई भी अगर द्विघात समीकरण दी गई है तो उसको अगर हम लोग हल करना चाहें, मतलब उसमें x की वैल्यू ज्ञात करना चाहें, तो उसके लिए 3 तरीके दिए हैं। कौन कौन से तरीका है? नंबर 1 है गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड विधि। मतलब इस विधि के माध्यम से हम लोग x के मान ज्ञात कर सकते हैं या कहे उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 नंबर पर विधि क्या है? पूर्ण वर्ग विधि। क्या है? पूर्ण वर्ग विधि। और नंबर 3 पर क्या है? सूत्र विधि। मतलब यहां पर हम लोग द्विघात समीकरण से x के मान तीन विधियों से हल कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि हम लोगों को कौन सी विधि अप्लाई करनी चाहिए। तो यहां पर क्या है कि अगर वो प्रश्न में कहता है कि आप गुणनखंड विधि अप्लाई कीजिए, तो आप गुणनखंड विधि अप्लाई कीजिए। अगर कहता है पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई करिए, तो आप पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करिए। सूत्र विधि, सूत्र विधि। अगर वो कोई विधि नहीं कह रहा है तो आप स्वतंत्र होंगे इन 3 विधियों में से जो विधि आपको उचित लगे उस विधि का प्रयोग करके x की वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना है। अब 1 बाय 1 जो है हम लोग विधि का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में जो है उसकी x के मान ज्ञात करते हैं। जैसे ये है गुणनखंड विधि में क्या होता है, नंबर 1 में गुणनखंड विधि में केवल हम लोग जो 9th में गुणनखंड पढ़े हैं या 8वें में गुणनखंड पढ़े हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। एक बात को आप अगर अच्छा सुनेंगे तभी जाकर इसको गुणनखंड विधि से कर पाएंगे। क्या होता है? सबसे ज्यादा पावर द्विघात समीकरण में कौन सी होती है? पावर 2। उसका गुणांक लीजिए और अचर पद लीजिए। अचर पद कितना? 6। कितना आ गया? 6। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करना है जो 5x के बराबर आना चाहिए। 5x का मतलब 5 के बराबर आना चाहिए। ऐसे गुणनखंड हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं। तो 6 के आप गुणनखंड करिए। तो हम लोग जानते हैं 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 3 6। हम लोग समझ रहे हैं कि 2 और 3 को अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा? 5 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग तुरंत जो है यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? x² + 2x + 3x। ऐसे लिखें या ऐसे अगर ना लिखें तो इस टाइप में लिख दीजिए। प्लस लगा हुआ है, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं 2 + 3 × x, क्योंकि 5 की जगह पर क्या होना चाहिए? 2 + 3 होना चाहिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या होगा? +6 = 0। अब इसको ओपन करिएगा तो क्या हो जाएगा? x² + 2x
प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा x प्लस 2, यहाँ प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं x प्लस 2 बराबर 0। कितना होगा x प्लस 2 और x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये दो फैक्टर गुणनखंड है जिनका गुणनफल 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर दो राशियां हो उनका गुणनफल कोई कहे कि 0 है, या हम कहते हैं 3 राशियां हो 4 राशियां हो उनका गुणनफल कहे 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि उन राशियों में से एक राशि 0 जरूर होगी, या तो ये 0 हो या फिर ये 0। अब हमको पता नहीं है कौन सा 0 होगा, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग अनुमान गेड़ लगा देते हैं। जो पूरा पहाड़ उठाएंगे मतलब इसको भी लेके चलेंगे और इसको भी लेके चलेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, इसको भी लेके चलेंगे और ये भी लेके चल रहे हैं कि x प्लस 3 बराबर 0। तो x का मान कितना हो गया -2, और यहाँ से x का मान कितना हो गया -3। तो यहाँ पर x की वैल्यू का ये पहली विधि क्या है गुणनखंड विधि। फिर समझिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो मैक्सिमम पावर है उसका गुणांक लिया, और जो अचर पद है, अचर पद भी कह सकते हैं या कहिए मिनिमम पावर जो है, तो यहाँ पर x की क्या है, x की मिनिमम पावर यही तो है, मतलब मिनिमम पावर यहाँ x की पावर 0 है, तो सबसे कम पावर है 6 दिया। इनके गुणनफल को ज्ञात किया, गुणनफल के बाद में उसके ऐसे गुणनखंड किए जिनका योग या अंतर मध्य वाली संख्या के बराबर होना चाहिए। तो हमने देखा 2 3 6, आगे का कैलकुलेशन जो है आप कर लीजिए। ये पहली विधि। दूसरी विधि आ जाइएगा पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखना क्या है कि अगर यहाँ पर x² का गुणांक 1 है तो कोई बात नहीं है, अगर x² का गुणांक कुछ होता तो उतना हम लोगों को जबरदस्ती कॉमन लेना पड़ता। तकनीक समझिए, यहाँ x² का गुणांक 1 है तो कुछ कॉमन नहीं लेना है। अगर x² का कुछ गुणांक होता तो हम लोग उसका उतना जबरदस्ती कॉमन लेते। सपोज करिए जैसे मान लिया यहाँ पर 2 होता तो इसको हम लोग कैसे करते, 2 जबरदस्ती कॉमन लेते, x² प्लस 5/2x प्लस 3 बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा x² प्लस 5/2x प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि ये 2 किसमें चला जाएगा 0 चला जाएगा। तो इतना हमारा रास्ता। अब इसको फिर हम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि पहले से ही 1 ही किया है, तो इसका मतलब हमको कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी किसी प्रश्न में x² का गुणांक भी दिया जाएगा। तो कैसे किया जाता है पूर्ण वर्ग x², फिर ये लिख लीजिएगा 5x। उसके आगे क्या करना है कि x का जो गुणांक दिया है उसका आधा करिए, x का जो गुणांक दिया है उसका आधा करिए। इसका आधा कितना होगा 5 का आधा 2.5, 5 का आधा कितना होता है 2.5 सिंपल शब्दों में, और 2.5 को हम लोग क्या लिखेंगे 5/2 लिखेंगे। उसका वर्ग जोड़िए और घटाइए, इसका वर्ग क्या हो जाएगा 5/2 का वर्ग जोड़ दिया और 5/2 का वर्ग घटा दिया। आगे प्रश्न में कितना दिया 6 दिया बराबर 0। इतना मैंने जोड़ा और इतना क्यों घटाया, क्योंकि प्रश्न पे कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भाई हम लोगों के पास प्रश्न तो इतना ही है, उसमें क्या है कि हम लोगों ने इतना जरूरत था तो इतना जो है जोड़ दिया, अब चूंकि अपने पास से जोड़ दिया तो इतना घटा दिया। प्रश्न में कोई फर्क नहीं। अगर इसको हम लोग कैंसिल कर दें तो फिर हम लोग वही प्राथमिक चरण में पहुंच जाएंगे। तो अब आगे हल करिए, इतना क्या होगा पूर्ण वर्ग के लिए समझिए ये फार्मूला काम आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। मतलब ये जब पोर्शन आ जाएगा तभी ये पूर्ण वर्ग बनेगा। इसीलिए हमने तकनीक बताई। क्या तकनीक बताई है फिर से समझ लीजिएगा कि सबसे पहले x² का कुछ गुणांक है तो उतना आप जबरदस्ती कॉमन ले लीजिएगा। उसके बाद में फिर जो x का गुणांक बचता है उसका आधा करिए, उसका स्क्वायर जोड़िए और उतना घटाइए। ये तुरंत आपका जो है पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाएगा, मतलब a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, मतलब a के रूप में यहाँ पर क्या है x, b के रूप में क्या है 5/2 का होल स्क्वायर।
आगे हल करिए, कितना होगा ये 25/4 प्लस 6 बराबर 0। इसको हम लोग हल कर लेते हैं, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ हम लोग हल करेंगे तो इसको कैसे हल करेंगे, 25 प्लस 24/4 यही होगा ना। या हम लोग इसको जो है दूसरे रूप में हल करना चाहे, इसको हल कर लीजिएगा, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ये कितना बचा -1/4 बराबर 0। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसका मतलब क्या है कि एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। अब फिर यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है तब भी आप उसको पूर्ण वर्ग बनाइए। मतलब 1/4 है, अगर 5 होता तो हम लोग क्या लिखते, 1/, अगर यहाँ पर 5 होता 1/5 तो इसको हम लोग जबरदस्ती बनाते क्या, 1/√5 का होल स्क्वायर बनाते, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हम लोगों को लाना है। लेकिन इत्तेफाक से हमारे पास 1/4 है तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, तो क्या होगा x प्लस 5/2 प्लस 1/2, इधर क्या होगा x प्लस 5/2 माइनस 1/2 बराबर 0। ये कितना हुआ x प्लस 6/2, इधर क्या हुआ x प्लस 4/2 बराबर 0। तो कितना होगा x प्लस 3 और इधर क्या हुआ x प्लस 2 बराबर 0। फिर यहाँ पर वही कंडीशन आ गई, क्या दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई एक गुणनखंड 0 के बराबर होगा। अब 0 के बराबर होगा तो हम लोग कंफर्म नहीं है कौन सा 0 बराबर होगा, तो हम लोग दोनों जो है लेके चलेंगे, x बराबर -3 और x बराबर -2। ये वैल्यू है, ये हमारी कौन सी विधि थी, पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी, पूर्ण वर्ग विधि। अगले चरण में चलते हैं हम लोग, सूत्र विधि। क्या है, सूत्र विधि। सूत्र विधि में क्या है, एक गणितज्ञ थे सीधीधराचार्य जी, उन्होंने फार्मूला दिया था, सीधे सीधे फार्मूला दिया था कि x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर होगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये फार्मूला। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को क्या चाहिए, सूत्र विधि के लिए हमको चाहिए b का मान चाहिए, यहाँ तो b ही है, यहाँ a का मान चाहिए और c का मान चाहिए यहाँ a। इसका मतलब द्विघात समीकरण से हम लोगों को a b c की वैल्यू चाहिए। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण दी गई है, क्या दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इसकी तुलना करेंगे, किसके साथ में तुलना करेंगे, द्विघात समीकरण के साथ में तुलना करेंगे। तुलना करने के उपरांत में हम लोग पाते हैं कि a बराबर क्या है 1। हमने बताया था a क्या है, a क्या है, x स्क्वायर का गुणक। x स्क्वायर का गुणक यहाँ पर क्या है 1 है, और b क्या है, x का गुणक मतलब 5 है, और c बराबर क्या है 6। इसकी वैल्यू जो है हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या होगा -b -5 प्लस माइनस √b स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4a 1c 6/2a -5 प्लस माइनस √25 माइनस 24/2 -5 प्लस माइनस 25 24 1 बचा, 1 का वर्गमूल 1 होता है /2। ये किसके बराबर है, x के बराबर। यहाँ पर क्या लगा, प्लस माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार हम लोग प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो अगर हम लोग प्लस चिन्ह लेते हैं, कौन सा लेते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, x बराबर -5 प्लस 1/2। तो कितना हुआ, x बराबर -4/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। जब हम लोग माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x बराबर -5 माइनस 1/2, x बराबर -6/2, x बराबर कितना होगा -3। x की तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि पहले तो सबसे पहले हमने द्विघात समीकरण को पहचाना।
कि द्विघात समीकरण कौन होगी कौन सी नहीं होगी। उसके बाद में जो है हम लोगों ने चर्चा की x की वैल्यू की बात। हमने बताया x की द्विघात समीकरण में मान 2 होंगे, या दूसरे रूप में हम लोग कह सकते हैं कि उसके मूल 2 होंगे। मूलों का जो पर्टिकुलर नाम है वो क्या है, अल्फा और बीटा। उसके बाद में जो x की जो 2 वैल्यू है या कहिए जो 2 मूल है उनको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमने 3 विधियों की चर्चा की, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि। प्रत्येक विधि पर हमने जो है एक एग्जाम्पल को हल किया और x की वैल्यू प्राप्त की। अब इसके बाद में हम लोग अगले चरण पर चलते हैं कि मूल क्या है। तो अब देखते हैं हम लोग द्विघात समीकरण है तो दो घात समीकरण के 2 मूल होंगे। अब हम लोग बात करते हैं मूलों की प्रकृति का। मूलों की प्रकृति, इनकी प्रकृति कैसी होगी, कैसा उनका स्वभाव होगा। अब स्वभाव से यहां तात्पर्य क्या है कि उसका गणितीय फॉर्म क्या होगी, गणित में उसका कैसा नेचर होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है क्या निकालते हैं, b² - 4ac की वैल्यू, जिसको हम लोग d कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं विविधता। क्या कहते हैं, विविधता। d क्या है, विविधता। मतलब जब d की वैल्यू हम लोग याद करेंगे तो इसी आधार पे क्लियर हो जाएगा कि मूलों की प्रकृति क्या है। अब मूलों की प्रकृति से पहले बात यह है कि पहले हम लोग ये तो समझें कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। अस्तित्व का मतलब क्या है कि उनकी उपलब्धता है या नहीं है। तो पहले सबसे पहले अस्तित्व की जब बात करेंगे तो हम लोग क्या है, काम एक ही करना है, हर जगह पर b² - 4ac का मान ही निकालना है, या b² - 4ac की जगह पर क्या हम लोग कहेंगे, d। अगर कोई कहे कि d की वैल्यू ज्ञात करनी है तब भी आपको यही समझना है कि b² - 4ac की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो d की वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे तो d का मान अगर 0 से कम आता है, d का मान क्या है, 0 से कम। 0 से कम का अर्थ क्या है कि माइनस पे वैल्यू आए, क्या आ जाए, d का मान जो है क्या आना चाहिए, 0 से कम अगर आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व जो है नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यही चेक करना है, कोई द्विघात समीकरण दी जाए कि इसमें मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो तुरंत पहले हम लोग क्या निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। अब d की वैल्यू अगर 0 से कम आ रही है तो हम लोग कह देंगे कि इनके मूलों का अस्तित्व नहीं है। केवल एक कंडीशन याद रखनी है, क्या, 0 से अगर कम है किसका मान, d का मान, d क्या होता है, विविधकर होता है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं। उसके बाद में अब प्रकृति की बात करते हैं। इसकी बात, प्रकृति की बात। तो प्रकृति के लिए हम लोग 1 by 1 बात करते हैं। अगर d का मान 0 के बराबर आ जाए, d का मान किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, तो मूल कैसे होंगे, मूल समान होंगे। क्या होगा, समान। मूल क्या होंगे, समान। मतलब कोई भी द्विघात समीकरण दी जाए और अगर उसमें d का मान 0 आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, मूल समान है। अगर 0 नहीं है तब फिर हम लोग क्या कहेंगे कि मूल असमान है। मूल क्या है, असमान है। मतलब d का मान 0 के बराबर अगर नहीं है तो मूल क्या होंगे, असमान। तो हमको जो है दूसरी बात नहीं याद रखनी है, केवल कौन सी बात याद रखनी है, केवल दिमाग में इतना याद रखना, इसको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा जब पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन पैदा होगा। केवल याद रखना है कि d बराबर अगर 0 आता है तो उसके मूल समान। नंबर 2 कंडीशन क्या है, अगर d का मान 0 से कम आता है, d का मान 0 से कम आता है तो उसके मूल क्या होंगे, मूल जो है काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब समझ रहे हैं आप कि हम लोग उसकी कल्पना कर सकते हैं कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। इसका मतलब अगर d का मान 0 से कम नहीं है
तो उसके मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे, वो हमको याद नहीं करना। फिर समझिए, d का मान 0 के बराबर है तो उसके मूल कैसे होंगे, समान होंगे, और d का मान 0 से कम है तो उसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। नंबर 3 पर क्या आता है, अगर d का मान पूर्ण वर्ग है, क्या है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका पूरा का पूरा वर्गमूल लिया जा सके, जैसे क्या होगा, 1 हो, 4 हो, 16 हो, 25 हो, 36 हो, ये क्या है, इनका पूरा का पूरा वर्गमूल लोग ले सकते हैं। 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा, 25 का क्या होगा। इस टाइप में अगर है तो मूल कैसे होंगे, परिमेय होंगे। क्या होंगे, परिमेय। कैसे होंगे, परिमेय होंगे। तो केवल मूलों के जो लक्षण हैं या मूलों की जो प्रकृति है वो इन्हीं 3 टाइपों में गुजरेगी। मतलब मूल समान है कि असमान है, मूल काल्पनिक है कि वास्तविक है, परिमेय है कि परिमेय है। तो ये 3 कंडीशन याद रखनी है, इनको बार बार पढ़िए। d बराबर 0 आएगा तो मूल समान होंगे, d का मान 0 से कम आएगा तो मूल काल्पनिक होंगे। यही कंडीशन हमने यहाँ भी लिखी थी। क्या लिखी थी, अस्तित्व के लिए, कि d का मान 0 से कम है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व का मतलब क्या है, काल्पनिक है, इसीलिए तो उनका अस्तित्व नहीं होगा। तो ये 2 जगह कॉमन है, एक जगह काल्पनिक की बात कह रहा है तो दूसरी जगह अस्तित्व विहीन की बात कर रहा है। यहां पर d का मान क्या है, तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, 1 हो, 4 हो, 16 हो। जैसे मान लिया 5 आ गया तो 5 का हम लोग पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं ले सकते हैं, पॉइंटों में आएगा, दशमलव में आएगा। तो इसलिए क्या है कि ये मूल ऐसी कंडीशन में क्या होंगे, अपरिमेय होंगे, मतलब पूर्ण वर्ग होने चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशनों को हम लोगों को दिमाग में रखना है। इसके अपोजिट वाली जो बात है वो हमको नहीं पढ़नी है, मतलब वो अपने आप आ जाएगी। d का मान 0 है तो मूल समान होंगे, इसका मतलब 0 नहीं है तो क्या हो गया, असमान हो गए। d का मान 0 से कम है, 0 से कम का मतलब क्या है, ऋणात्मक वैल्यू आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए, ऋणात्मक, तो मूल काल्पनिक होंगे। अगर ऋणात्मक वैल्यू नहीं है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। यहाँ पर क्या है, d का मान अगर पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो फिर वो कैसे होंगे, मूल अपरिमेय होंगे। जैसे मान लिया कोई समीकरण 2 घात लिख दी जाए बराबर 0, पूछा जाए कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो मूलों की प्रकृति के लिए हम लोगों को क्या करना है, पहले इसकी तुलना करना है 2 घात समीकरण से, ax² + bx + c बराबर 0। जब तुलना करते हैं तो हम लोग a बराबर 2 पाते हैं, b बराबर 3 पाते हैं, c बराबर 6 पाते हैं। अब हमको क्या निकालना है, d निकालना है। d को क्या कहते हैं, विविधकर। क्या कहते हैं, विविधकर। विविधकर क्या होता है, b² - 4ac, वैल्यू रखिए, 3 का स्क्वायर - 4, a का मान 2, c का मान 6, 9, 48 -39 आया। d का मान कैसा आया, -39 आया। कितना आया, -39। सब एक एक टेस्टिंग करेंगे। क्या होगा, d बराबर 0, क्या ये d बराबर 0 है, नहीं है। इसका मतलब मूल कैसे होंगे, असमान होंगे। कैसे होंगे, मूल असमान होंगे। दूसरी कंडीशन देखिए, क्या 0 से कम है, हाँ 0 से कम है। 0 से कम का मतलब माइनस है, माइनस है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। नंबर 3, क्या इसका वर्गमूल पूरा लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है, तो कैसे मूल होंगे, अपरिमेय होंगे। कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे। बस इतना ही करना है लोगों को, बाकी कुछ करने नहीं है। अब कहीं कहीं कुछ लोग पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, काल्पनिक पहले लिखना चाहिए, असमान बाद में। ये कुछ नहीं, 3 उसके लक्षण होते हैं, तो इनमें क्रम जो भी हो, पहले हो बाद में हो, लेकिन इतना। फिर समझ लीजिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले अस्तित्व की कभी कभी पूछा जाता है, बताइए मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व अगर है या नहीं उसको चेक करना है तो ये वाली कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद में मूलों की प्रकृति, ये कंडीशन लगाएंगे। बस इससे अलावा कुछ नहीं। इससे पहले हमने क्या बताया है कि द्विघात समीकरण हो तो उसको हल कैसे करेंगे, मतलब x की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमने 3 विधियां दी है। हमने ये भी बताया था
कि उसमें से अगर कोई वो विशेषकर पूछता है कि इसी विधि से आप मान ज्ञात कीजिएगा, तो फिर आपको उसी विधि से ज्ञात करना है। अगर वो नहीं बोलता है तो आप स्वतंत्र होंगे, तीन में से कोई भी विधि आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है मूलों की। थोड़ा जो है पोर्शन और शेष है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है मूल? मूल के लिए हमने बताया था मूल कौन कौन से माने जाते हैं, अल्फा और बीटा। अगर द्विघात समीकरण ये दी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और मूल इसके तो क्या होंगे, अल्फा और बीटा। हमने फिर बता रहे हैं, पहले भी बताया था कि दो मूल होंगे और x के दो ही मान होंगे। तो ये जो मूल है, तो यहाँ पर दो बातें आती हैं कि अगर द्विघात समीकरण दी जाए, दो घात समीकरण दी जाए और कहा जाए इसके मूलों में संबंध क्या होगा, मूलों में संबंध क्या होगा, तो सबसे पहले आती है मूलों में संबंध। तो संबंध के लिए दो समीकरणें बनती हैं। कौन कौन सी? नंबर एक क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? इसको अगर हम लोग भाषा के माध्यम से बोलना चाहें तो इसका मतलब क्या है, मूलों का योग। क्या होगा? मूलों का योग। यही तो कहेंगे। बराबर क्या होगा, माइनस चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा? माइनस बी अपान, क्या है, बी अपान। फिर हमने बताया था, पहले भी बताया था कि द्विघात समीकरण के लिए तो रट लेना, बी क्या, बी क्या है, एक्स का गुणांक है। क्या है? एक्स का गुणांक है। और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अगर कोई पूछे कि द्विघात समीकरण में मूलों का योग किसके बराबर होता है, तो आप तुरंत बताएंगे, क्या बताएंगे कि माइनस बी अपान है। वो कहे अच्छा बी क्या होता है, तो आप बताइए बी जो होता है वो यक्स का गुणांक होता है और ए क्या होता है, यक्स स्क्वायर होता है। संबंधों में दूसरा संबंध क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब इसको हम लोग भाषा के माध्यम से क्या कहेंगे, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी अपान ए। अब सी जो है हमने लिखा, इसको भाषा के माध्यम से लिखेंगे, सी क्या होता है, अचर पद। क्या होता है, अचर पद बटे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर, ये मूलों के संबंध है। कभी कभी क्या होता है कि वो पूछ देता है, द्विघात समीकरण दी जाती है, उसमें पूछता है कि बताइए मूलों का योग क्या होगा, तो तुरंत आप बताइए मूलों का योग क्या होगा। मूलों का गुणनफल क्या होगा, तुरंत आप बताइए मूलों का गुणनफल क्या होगा। इससे रिलेटेड थोड़ी और हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अगर कोई मूल जो है कुछ इस टाइप में दिया जाए, कैसे, x प्लस वाई अंडर रूट 3 करके कुछ भी दिया जाए इस टाइप में, तो उसमें क्या होता है, ये गारंटी होती है कि अगर एक मूल इस टाइप में है तो इसका दूसरा जो मूल है वो इसका संयुग्मी जरूर होगा। संयुग्मी का मतलब क्या होता है कि उसके बीच का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। इसको हम लोग दूसरी फॉर्म में लिखें तो इस टाइप में भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि ऐसा हो कुछ कि जिसमें कुछ वास्तविक भाग भी हो और कुछ जो है इमेजिनरी पार्ट भी हो। बात समझ रहे हैं? तो इस टाइप में अगर दिया जाए एक मूल है तो उसका दूसरा मूल गारंटी के साथ में कितना होगा, हालांकि इसकी आवश्यकता आती नहीं है, कभी कभी वो त्रिघात के लिए आती है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया कि अगर बाई दबे ऐसा दिया जाए कि एक मूल ऐसा, जैसे कहीं दिया जाए कि कोई द्विघात समीकरण उसका एक मूल 2 प्लस अंडर रूट 3 और कह दे कि दूसरे मूल का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत ऐसे प्रश्नों के लिए डायरेक्ट उत्तर है क्या है कि दूसरा जो है गारंटी के साथ में क्या होगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 लिख दिया जाए। 1 प्लस अंडर रूट 2, तो समझ लीजिए दूसरा मूल कुछ सोच रहे नहीं है, क्या होगा 1 माइनस अंडर रूट 2। ये क्या है, संयुग्मी बोले जाते हैं, ये एक दूसरे के क्या है संयुग्मी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंजुगेट। तो ये जो है हम लोगों को याद रखना है मूलों में जो संबंध है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं क्या है कि अब बात आती है कि अगर
मूल ज्ञात हो, क्या हो, मूल ज्ञात हो, तो द्विघात समीकरण क्या होगी, द्विघात समीकरण क्या होगी। मतलब मूल ज्ञात हो, यहां पर उसका अपोजिट बात कही जा रही है कि मूल मालूम हो तब द्विघात समीकरण क्या होगी। यहां तो हम लोग अभी तक चर्चा किसकी कर रहे थे कि समीकरण दी हो, समीकरण दी हो तो हम मूल क्या होगी। यहां पर क्या है कि अगर मूल दिए जाए तो समीकरण क्या होगी, तो उसका सीधा सीधा फार्मूला है, क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये समीकरण क्या होगी। मतलब जैसे कोई कह दे कि किसी द्विघात समीकरण के मूल जो है -2 और -3 है, अब पहले समीकरण ज्ञात कीजिए, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत इसी फार्मूले पे जाना है। कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ब्रैकेट लगा दीजिए, मूलों का योग मतलब -2 -3 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल -2 गुणे -3 बराबर 0। कितना होगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस कितना हो गया +5, ये कितना हो गया +6 बराबर 0। समीकरण प्राप्त हो गए। तो बस आपको इसके अंतर्गत इससे ज्यादा थ्योरी पोर्शन की आवश्यकता नहीं। इसके आगे जो है आपको केवल क्वेश्चन करने हैं। कुछ भाषा से संबंधित क्वेश्चन होंगे और कुछ प्रकृति से संबंधित होंगे, कुछ अस्तित्व से संबंधित होंगे, कुछ जो है एक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। इतना जो मैंने पढ़ा दिया है वो पूरा जो है आपका द्विघात समीकरण को कंप्लीट करता है हाई स्कूल के स्तर के लिए। इसके लिए कक्षा 10 के लिए, इसके लिए कक्षा 10 के लिए जो है ये पूरा का पूरा जो है चैप्टर आपको ज्ञान प्राप्त कर देगा। ये मास्टर वीडियो मानिए, इसी वीडियो में पूरी द्विघात समीकरण जो हम इसमें तो हमने कुछ एक्स्ट्रा सा बता दिया है, जैसे ये है, इसकी जरूरत आपकी एक्सरसाइजों में नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी प्रश्न जो है एग्जाम में रख दिए जाते हैं। दूसरा, कंपटीशन में जब आप लोग जाएंगे तो इनका सबका यूज है, तो आप उतना पढ़ के चलिए, क्योंकि कंपटीशन जो होती है, प्रतिस्पर्धाएं जो होती हैं, उनमें सब में जो भी पूछा जाता है गणित से संबंधित वो कक्षा 10 के लेवल का पूछा जाता है। इसलिए आप लोग कक्षा 10 का लेवल जो है वो पूर्णतः तैयार रखिए। तो उसमें थोड़ा इधर उधर भी आप तैयार करके चलेंगे तो आपको बिल्कुल सहूलियत रहेगी। क्योंकि आप जो है सबसे वगैरह तैयारी करेंगे, उसमें भी जो है निर्देशांक ज्यामिति पूछी जाती है, त्रिकोणमिति पूछी जाती है, मेंसुरेशन पूछी जाती है, द्विघात समीकरण पूछी जाती है, तो इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग पूर्णतः एक चैप्टर जो लेके चलेंगे उसको जो है कंप्लीट करके चलेंगे, ताकि वो भविष्य में भी आपके कार्य का। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का ये चैप्टर जो है थ्योरी पोर्शन समाप्त हो।